हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बिहार बोर्ड ने क्लास 12 के मॉडल पेपर को रिलीज कर दिया और आज हम बिजनेस स्टडी के कंप्लीट सॉल्यूशंस को इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखकर सारे बच्चों का दिल खुश हो गया। एक तो ये बात है कि आपको 100 ऑब्जेक्टिव मिल रहे हैं। हालांकि ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट का रीजन हो सकता है उन बच्चों के लिए जो टॉप रैंक के लिए लड़ रहे थे, और क्योंकि टॉप रैंक के लिए लड़ रहे थे और जो क्वेश्चंस पूछे गए सारे क्वेश्चंस इजी पूछे गए। तो अगर 60 क्वेश्चन से पूछे जाते तो आप इजीली सॉल्व कर सकते थे एटलीस्ट 50 क्वेश्चन। लेकिन अब क्योंकि 100 पूछे जाएंगे तो फिर आपका जो कॉम्पिटिशन लेवल है वो थोड़ा बढ़ चुका है। इसलिए सब्जेक्टिव की भी प्रेजेंटेशन भी थोड़ी बढ़िया से करना, अदरवाइज जो टॉप रैंक है वो आपसे छीन भी सकता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये जो एडवांटेज है वो सबको मिलने वाला है और 100 मिलेंगे ऑब्जेक्टिव तो आप 50 इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ हम उन सारे 50 ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले इस वीडियो में। ठीक है, और जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ बिल्कुल करेक्ट है, इस बात के लिए आप श्योर रहना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द एसेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। तो देखो, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये भी हमने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में करवा रखा है। द एसेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज मेंटल रिवॉल्यूशन, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध का मूल आधार मानसिक क्रांति है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वैज्ञानिक प्रबंध स्वामियों के लिए है, यानी कि द साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डैश ऑफ ऑनर्स। तो जितने भी ऑनर्स होते हैं वो सभी को साइंटिफिक मैनेजमेंट से लाभ होता है, क्योंकि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ रखा है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है उससे ऑनर्स और वर्कर दोनों को बेनिफिट मिलता है। ठीक है, इसलिए जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो ऑनर के पक्ष में होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? फिर देखो, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज, यानी कि मैनेजमेंट का जो सामाजिक उत्तरदायित्व होता है वो गवर्नमेंट, एम्प्लॉय और सोसाइटी तीनों के लिए होता है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टुवर्ड ऑल। फिर अब देखो, 4 नंबर क्वेश्चन है द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज। तो मैंने आपको लास्ट ही पेपर में करवाया था 2020 के पेपर में, और आपको मैंने बताया था कि ये जो क्वेश्चन है लास्ट 10 ईयर में एटलीस्ट 7 टाइम पूछा जा चुका है, और आप देख रहे हो मॉडल पेपर में फिर से रिपीट हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रबंध का सार समन्वय होता है। द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन। ठीक है, फिर देखो 5 नंबर क्वेश्चन है समन्वय स्थापित किया जाता है, कोऑर्डिनेशन इज स्टैब्लिश्ड बाई। तो फिर अब तक सारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो रहा है, और इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोऑर्डिनेशन को टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा स्थापित किया जाता है। फिर देखो, अब क्वेश्चन नंबर 6 है इनमें से कौन व्यावसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है? विच ऑफ दिस डज नॉट कैरेक्टराइज बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये भी प्रीवियस ईयर से ही पूछा गया है। बिजनेस एनवायरनमेंट को कैरेक्टराइज कौन सा ऑप्शन नहीं करता? तो एम्प्लॉय बिजनेस एनवायरनमेंट को कैरेक्टराइज नहीं करता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अब देखो, एक न्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, आपके मॉडल में पूछा गया, और इस क्वेश्चन को मैं समझ नहीं पा रहा ये कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन है व्यावसायिक वातावरण मदद नहीं करता है। फिर ऑप्शन दिया हुआ है बाधा, अवसर, संसाधन, निश्चितता। तो ये न्यू क्वेश्चन है और इसके लैंग्वेज को मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो अगर आपको क्लियरली पता चल रहा होगा तो आप कमेंट कर सकते हो इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, कंप्लीट बिजनेस स्टडी के मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन था जो मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर को बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ में क्लियर नहीं था तो मैं नहीं चाहता कि आपको गलत आंसर बताऊँ, तो इसलिए इसका आंसर मुझे नहीं पता। इसके अलावा बाकी जितने क्वेश्चन है सारे आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। फिर देखो, अब 8 नंबर क्वेश्चन है भारत में उदारीकरण की नीति रही है, यानी कि लिबरलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया हैज बीन। तो एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये 3 पॉलिसी 1991 में लाई गई थी, और ये जो पॉलिसी ये बहुत ही सक्सेसफुल रही थी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज भारत में उदारीकरण की नीति सफल रही है। ठीक है, फिर देखो, अब 9 नंबर क्वेश्चन है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी कि व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करती है। तो जो आर्थिक प्रणाली होती है वो व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करती है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अब क्वेश्चन नंबर 10 है नियोजन है, यानी कि प्लानिंग इज। तो ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। प्लानिंग गोल ओरिएंटेड, मेंटल प्रोसेस और ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होती है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर देखो, अब 11 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी विधि कार्य को पूरा करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कंप्लीट वर्क्स। तो यहाँ पे मेथड की बात की जा रही है, कौन सी मेथड से जो वर्क है वो कंप्लीट होता है। तो जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू ही, प्रोसेस के थ्रू ही कोई वर्क कंप्लीट होता है, वही उसका मेथड होता है। यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 12 है प्लानिंग इन्वॉल्व्स। बड़ा ही क्वेश्चन है, बहुत रिपीट किया जा चुका है। ठीक है, प्लानिंग की डिफिनेशन ये व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा नियोजन में क्या करना है,
कब करना है और कैसे करना है, ये तीनों को शामिल किया जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है, संगठन स्वतः निर्मित होता है, ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड। तो मैंने आपको जो बताया था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो जितने भी वर्कर होते हैं, जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, उनके स्वीट विल पे होता है, मतलब उनकी इच्छा अनुसार होता है और ये ऑटोमेटिकली फॉर्म होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनौपचारिक संगठन स्वतः निर्मित होता है। फिर देखो अब क्वेश्चन नंबर 14 है, फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नेसेसरी विद, यानी कि अगर हम डेलीगेशन अच्छे से करना चाहते हैं, प्रभावी डेलीगेशन करना चाहते हैं, तो उस केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी इन दोनों के बीच समन्वय स्थापित करना जरूरी है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नेसेसरी विथ अथॉरिटी, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अथॉरिटी, ठीक है। फिर देखो अब क्वेश्चन नंबर 15 है, कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑन द स्वीट विल ऑफ एम्प्लॉयज। तो अभी मैंने आपको तुरंत बताया था कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनकी स्वीट विल पर, यानी कि उनकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फिर देखो अब क्वेश्चन नंबर 16 है, इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटीज, यानी कि अनौपचारिक संगठन की दशा में सत्ताएं होती है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी की कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि वो तो स्वेच्छा से बनाई जाती है ना, इसलिए 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पे अथॉरिटी की कोई बात नहीं होगी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। फिर देखो अब क्वेश्चन नंबर 17 है, अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड ऑफ, यानी कि अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। तो जितने भी कॉन्फिडेंशियल वर्क होते हैं, यानी कि वैसे कार्य जो गोपनीय होते हैं, तो उनकी अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं किया जाता। अगर ऐसा करेंगे तो फिर वो जो काम है वो बिगड़ सकता है, इसलिए 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 आप जो देख रहे हो प्रशिक्षण की विधियां, दैट इज मेथड ऑफ ट्रेनिंग है। तो जॉब रोटेशन ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और अप्रेंटिस ट्रेनिंग, ये तीनों ट्रेनिंग की ही विधियां हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। अब आप देख रहे हो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जा रहे हैं, और मतलब मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप एनवाई भी हो सकते हो, लेकिन आप प्रीवियस ईयर को कर लेते हो, लास्ट 8 ईयर के, लास्ट 5 ईयर भी कर सकते हो, लेकिन लास्ट 8 ईयर के कर लेते हो, तो फिर आप सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर दो। फिर देखो अब क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न अंकित में से कौन नियुक्तिकरण में सम्मिलित नहीं है, दैट इज व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टाफिंग। तो सिलेक्शन, ट्रेनिंग और प्रमोशन, ये तीनों स्टाफिंग में ही इंक्लूड की जाती है, मतलब स्टाफिंग के चैप्टर में मैंने पढ़ रखा, लेकिन डायरेक्टिंग तो अलग ही फंक्शन होता है ना, इसलिए क्वेश्चन 19 का आंसर हो जाएगा कि डायरेक्टिंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टाफिंग। हमने देखा है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शन है और ये सारे अलग अलग फंक्शन है, तो स्टाफिंग के अंतर्गत डायरेक्टिंग नहीं आता, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर अब 20 नंबर क्वेश्चन है, नियुक्तिकरण का संबंध है, दैट इज द स्टाफिंग इज रिलेटेड विद। तो ये भी पीवाईक्यू से ही पूछा गया, स्टाफिंग पर्सन से रिलेटेड है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पर्सन। फिर देखो अब 21 नंबर क्वेश्चन है, मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट आर, दैट इज विकास की विधियां हैं। तो आप देखोगे पोजीशन रोटेशन, शॉर्ट टर्म सिलेबस और डेवलपमेंट ऑफ वर्क, ये तीनों डेवलपमेंट के ही मेथड हैं, क्योंकि जब हम कार का विकास करते हैं तो उससे एक मनुष्य का भी विकास होता है, उसके बौद्धिक क्षमता का भी विकास होता है। इसके अलावा पद का हेरफेर करते हैं तो अलग सिचुएशन में वो काम करने का एक्सपीरियंस वो हासिल करता है, जिससे उसका विकास होता है। इसके अलावा अगर हम शॉर्ट टर्म सिलेबस भी, यानी कि अल्पकालीन पाठ्यक्रम भी स्टार्ट करते हैं तो उससे भी उसका विकास होता है। ये सारे विकास की ही विधि है। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। फिर अब 22 नंबर क्वेश्चन है, एलिमेंट ऑफ डायरेक्शनर। तो सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। अब ये सारे फिर से पीवाईक्यू से रिपीट किए जा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट होते जाएंगे, आप देखते रहना बस। फिर देखो 23 नंबर क्वेश्चन है, द लीडर टेक्स वर्क फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट। अब देखो ये भी पीवाईक्यू से ही पूछा गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाई टैक्ट, यानी कि चातुर्य से नेता अधीनस्थों से काम लेता है। फिर अब 24 नंबर क्वेश्चन है, डायरेक्शन इज, यानी कि निर्देशन है। तो आप देख रहे हो ये सारे डायरेक्शन के ही फीचर दिए हुए हैं, यानी कि परवेसिव होता है, कंटिन्यूअस एक्टिविटी है और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। फिर अब 25 नंबर क्वेश्चन है, सुपरवाइजर इज डैश ऑफ द एम्प्लॉयज। तो जितने भी सुपरवाइजर होते हैं, जो सुपरवाइजर होते हैं वो जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके फ्रेंड, गाइड और फिलोसफर के रूप में वर्क करता है। और ये भी बहुत बार पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, मतलब मैं आपको बस ये बोल रहा हूँ, आप पीवाईक्यू कर लो ऑब्जेक्टिव के लिए
और वो जो PYQ मैंने प्रोवाइड किया, जहाँ मैंने ऑफिशियल आंसर की के साथ सारे ईयर के क्वेश्चन पेपर को प्रोवाइड किया उनके सॉल्यूशन के साथ, वो आप कवर कर लो, क्योंकि जितने भी पब्लिकेशन है उनके आंसर में गलत दिए हुए हैं, ठीक है, सॉल्यूशन। और अगर आप मेरी वीडियो को देख लेते हो तो वहाँ पे मैंने ऑफिशियल आंसर की के साथ कवर किया सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव को। और अगर ऑफिशियल आंसर की में भी एक दो आंसर गलत हो रहे तो उस कमेंट को मैं कमेंट करके उसको मैं पिन कर देता हूँ, ताकि जितने भी व्यूअर उस वीडियो को देखेंगे उन्हें ये स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा कि कौन कौन से आंसर गलत दिए हुए थे ऑफिशियल आंसर की में, जिससे जितने भी क्वेश्चंस वो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो, या फिर आप कमेंट करना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुपरवाइजर इज फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसफर ऑफ द एम्प्लॉयज। ये सारे PYQ से ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फिर देखो अब 26 नंबर क्वेश्चन है, इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज्ड, यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में किस टाइप का भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। तो एक्सप्रेस यानी कि स्पष्ट तो होना ही चाहिए, प्रभावी भी होना चाहिए और शालीन भी होना चाहिए, लेकिन अस्पष्ट भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो जो कम्युनिकेशन होगा वो इनइफेक्टिव होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखो अब 27 नंबर क्वेश्चन है, कंट्रोलिंग इज द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। फिर से PYQ से ही पूछा जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोलिंग इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। फिर देखो अब 28 नंबर क्वेश्चन है, बजटरी कंट्रोल इज नॉट डैश ऑफ मैनेजमेंट। तो बजटरी कंट्रोल इज नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि बजटरी नियंत्रण प्रबंधन का स्थानापन्न नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखो 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रभावी नियंत्रण है, दैट इज इफेक्टिव कंट्रोलिंग इज। तो जो इफेक्टिव कंट्रोलिंग होता है वो होता है डायनामिक, और ये इसका एक फीचर भी है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखो अब 30 नंबर क्वेश्चन है, कंट्रोल इज ए मैनेजरियल फंक्शन। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन कंपल्सरी, नेसेसरी एंड ऑप्शनल। तो जो कंट्रोलिंग होता है वो एक कंपल्सरी मैनेजरियल फंक्शन है, और ये क्वेश्चन भी शायद मैंने 2020 के पेपर में ही करवा दिया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखो 31 नंबर क्वेश्चन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। तो जो विधि प्रबंध होता है वो आर्ट और साइंस दोनों है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब 90% क्वेश्चन यहाँ पे PYQ से ही रिपीट हो रहे हैं। फिर देखो 32 नंबर क्वेश्चन है, फाइनेंशियल मैनेजर टेक्स डिसीजन एज टू। तो फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड, ये जो डिसीजन है ये फाइनेंशियल मैनेजर ही लेता है, और ये भी PYQ से ही पूछा गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल द एबव। अब 33 नंबर क्वेश्चन है, स्थायी पूंजी की आवश्यकता किस अवधि के लिए होती है, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल इज नीडेड फॉर विच पीरियड। तो फिक्स्ड कैपिटल हम किस लिए यूज करते हैं, अपने फिक्स्ड एसेट को परचेज करने के लिए हम ये कर सकते हैं यूज, ताकि हम लैंड खरीद लें, हम बिल्डिंग खरीद लें और उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए यूज करें। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दीर्घकालीन अवधि के लिए। फिर देखो अब 34 नंबर क्वेश्चन है, द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसेज। ये भी मैंने 2020 के पेपर में करवा दिया। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिटेन अर्निंग इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। फिर 35 नंबर क्वेश्चन है, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव द राइट इन द कंपनी टू। यानी कि एक जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें कंपनी का कौन सा राइट मिलता है। तो राइट टू वोट एक अधिकार है जो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होता है, ना कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वोट। फिर 36 नंबर क्वेश्चन है, रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी इज सिचुएटेड इन। ये सारे PYQ से ही पूछे जा रहे हैं, मैंने आपको करवा रखा है ऑलरेडी। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई। इन तीनों में सेबी का रीजनल ऑफिस सिचुएटेड है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी। फिर देखो 37 नंबर क्वेश्चन है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो विपणन अवधारणा उत्पादोन्मुखी, विक्रयोन्मुखी और ग्राहकोन्मुखी तीनों होता है। यानी कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड, सेल्स ओरिएंटेड एंड कस्टमर ओरिएंटेड। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। ये सारे PYQ से ही पूछे जा रहे हैं, मैं बार रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए PYQ को आप मिस मत करना। फिर देखो 38 नंबर क्वेश्चन है, द बर्थ प्लेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इज। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट का जो बर्थ प्लेस है वो है अमेरिका, और ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है आपके PYQ में। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 39 नंबर क्वेश्चन है, विपणन में सम्मिलित होता है, मार्केटिंग इंक्लूड्स। तो परचेज, सेल्स एंड वेयर हाउसिंग तीनों को मार्केटिंग में इंक्लूड किया जाता है। यानी कि 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज उपयुक्त सभी। फिर अब 40 नंबर क्वेश्चन है, उत्पाद अंतर्लय को प्रभावित करने वाले घटक हैं, दैट इज द फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्सर। तो प्रोडक्ट मिक्स को अफेक्ट करने वाले कौन से घटक होते हैं। तो मार्केटिंग प्रोडक्ट मिक्स को अफेक्ट करने वाले घटक होते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विपणन। फिर देखो 41 नंबर क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन सेटल डिस्प्यूट। तो 20 लाख से अंदर तक के जितने भी
विवाद होते हैं उन्हें जिला मंच निपटारा कर सकता है। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अब 42 नंबर क्वेश्चन है कंज्यूमर राइट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर के 6 राइट होते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखो 43 नंबर क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन। तो भारत उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है अहमदाबाद में, यानी कि 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखो 44 नंबर क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेसेस। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो पूछा गया और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नॉलेज बेस्ड। ठीक है, हालांकि यहाँ पे बहुत बच्चे कह सकते हैं कि फोरकास्टिंग बेस्ड भी हो सकता है, बट इसका आंसर बुक्स में मैंने देखा तो वहाँ भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है। तो उद्यमिता क्रिया है ज्ञान आधारित। फिर 45 नंबर क्वेश्चन है एन एंटरप्रेन्योर। तो ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बाई बर्थ एंड मेड बोथ, यानी कि एन एंटरप्रेन्योर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ए और बी दोनों। फिर देखो 46 नंबर क्वेश्चन है इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर वाज इस्टेब्लिश्ड बाई गवर्नमेंट इन। तो फिर इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर को कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा? इसे इस्टेब्लिश किया गया है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आप कंफ्यूज मत होना, ये इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर है जिसे मध्य प्रदेश में इस्टेब्लिश किया गया। और हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में ये देखा था एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इंडिया में कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है? तो वो इस्टेब्लिश किया गया है अहमदाबाद में। ठीक है, ये एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है और ये वाला है इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर। ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट सेंटर है, एक एंटरप्रेन्योरल इंस्टीट्यूट है। फिर देखो 47 नंबर क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा एडवांटेज होता है? तो आप देखोगे क्विक डिसीजन, फ्लेक्सिबिलिटी और ईज इन एक्सपेंशन, ये तीनों फीचर होते हैं और एडवांटेज होते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। क्योंकि डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन जब हम कर देते हैं तो फिर अलग अलग स्पेसिफिक चीज़ों के लिए अलग अलग इंसान को हम अपॉइंट करते हैं, जिससे कि डिसीजन जल्दी लिया जा सकता है और इससे अकॉर्डिंग जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सपैंड होने में और हेल्प करता है और फ्लेक्सिबिलिटी तो बनी रहती ही है। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखो 48 नंबर क्वेश्चन है मेन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, मतलब देखो और एक और मैं आपको बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव तो इजीली आप 50 सॉल्व कर ही दोगे, कोई प्रॉब्लम होने वाला है ही नहीं आपको। सब्जेक्टिव के लिए मैंने नोट शेयर कर रखा है चैप्टर वाइज, अगर आपने नहीं देखा तो अभी जाकर देखना या कमेंट कर देना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। आपको वो डेफिनेटली कंप्लीट करना ही करना है। उन नोट्स को चैप्टर वाइज नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किया, मैंने बस 3 से 4 मिनट में हर एक चैप्टर के नोट्स को कवर इसलिए किया ताकि आप एक बार नोट्स को कंप्लीट करके ये देख लो कि एक ही टॉपिक को, एक ही पार्ट को आप मिस तो नहीं कर रहे हो। अगर मिस कर रहे हो तो उस टॉपिक को आप कंप्लीट करो, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो उस टॉपिक के अंतर्गत से ही पूछे जाएंगे। और अगर आप उन्हें कंप्लीट कर लेते हो फिर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा एग्जाम में जो आप सॉल्व ना कर पाओ। ठीक है, इसलिए उन्हें जरूर से जरूर देख लेना। और वहीं हमने देखा था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ही फॉर्म होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। फिर देखो 49 नंबर क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग आर। तो एक जो अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, यानी कि एक जो सुदृढ़ विधि नियोजन की विशेषताएं होती है वो क्या क्या होती है? तो सिंप्लिसिटी यानी कि सरलता, लिक्विडिटी यानी कि तरलता और इकोनॉमी यानी कि मितव्ययिता, ये तीनों एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग की फीचर होती है। तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। फिर देखो अब क्वेश्चन नंबर 50 है सेबी इज, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज कंट्रोलर ऑफ। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग को रिस्ट्रिक्ट करती है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सेबी इज कंट्रोलर ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, तो यहाँ हमने 50 क्वेश्चन को कवर किया। अब ये बड़ा ही टाइम टेकिंग है क्योंकि 50 को हमने यहाँ कवर कर लिया, बाकी के 50 को हम नेक्स्ट टाइम कवर कर लेंगे। ठीक है, और इन 50 क्वेश्चन में से आप खुद कितने क्वेश्चन सही कर पाए हो ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। देखो जो टॉपर बच्चे हैं, मतलब जिन्होंने कंप्लीट चीज़ें कवर कर रखी है, उनके लिए मैंने अपलोड कर रखा है कि आपको किस तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आंसर करना है, मतलब कंप्लीट गाइडेंस मैंने प्रोवाइड कर रखी है। इसके अलावा जो बच्चे कंप्लीट चीज़ें कवर नहीं कर पाए, सिलेबस कवर नहीं कर पाए, तो उनके लिए भी मेरे पास कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो अगर ऐसे हो आप सब कि आपने कंप्लीट चीज़ें कवर नहीं की और आप चाहते हो कि कम टाइम में मैं 85%, 90% मार्क्स तक ला सकूं, क्योंकि आप ला सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट करना, मैं आपको उस अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आपको क्या कुछ करना है जिससे आप कंप्लीट चीज़ें कम टाइम में कवर कर लो। एटलीस्ट 1 मंथ आपके पास है और इन 1 मंथ में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अगर आपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया तो
उस अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपको अभी क्या कुछ करना है, ताकि कम टाइम में आप सही डायरेक्शन में जाओ और सही डायरेक्शन में जाने से आपके जो मार्क्स है वो बहुत अच्छे खासे आ जाएँ। ठीक है, तो फिर इस वीडियो में हमने कंप्लीट क्वेश्चन को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के बचे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे और बाकी के सब्जेक्ट्स की वीडियो जल्दी आने वाली है। ठीक है, तो फिर वीडियो को शेयर कर देना जितना हो सके उतना, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बस आउट।